विद्यार्थियों, पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग देखने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व के विषय में दो प्रूफ। और पहला प्रूफ इसमें है दो समतल कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पे एक कुंडली का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि आपको निकालना था एल, स्वप्रेरण गुणांक। और यहाँ चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन में अथवा अन्योन्य प्रेरण में कम से कम दो कुंडलियों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक के फॉर्म में, इसलिए आपको दो कुंडलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे दो समतल कुंडलियां उनके बीच का आपको निकालना है अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two plane coils। ओके। चेक करें, मैंने बात किया दो कुंडलियों की। ओके। तो लाइन अप कर लें, तरीका समझने पहले। ये पहली कुंडली, ये सेकंड कॉइल दूसरी कुंडली के फॉर्म में। इसमें तार के कुल कितने फेरे? N1। यहाँ कितने फेरे? N2। ओके। त्रिज्या मान ली पहले कुंडली की R1, इसकी त्रिज्या कितनी? R2। ओके। त्रिज्याएं मान ली गई है पहले कॉइल के लिए R1 के फॉर्म में और दूसरे कॉइल के लिए R2 के फॉर्म में। ओके। पहले कॉइल में यदि आप करंट I1 पास करते हैं, ओके, पहले कॉइल में आपने करंट पास किया है I1, तो इसकी वजह से दूसरी कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। ओके। तो ये हम चालू करते हैं कि माना दो समाक्षीय, मतलब दोनों का जो एक्सिस होगा कुंडलियों का वो समान होना चाहिए। दोनों को एक समान अक्ष में हमको रखना है। दो समाक्षीय समतल कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व M शो कर दिया गया है, जो कि हमें निकालना है। ओके। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, ओके, I1 है। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 शो कर दें। ओके। B1 कितना होगा? μ0 N1 कर लेंगे I1 अपॉन त्रिज्या कितनी है? R1। ओके। μ0 Ni अपॉन R होता है, वो चीज आपको दिखा देनी है। μ0 N1 I1 अपॉन R1 के फॉर्म में इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना है आपके प्राथमिक कॉइल में। ओके। अब हमें चेक करना है कि द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में कितना बनेगा चुंबकीय फ्लक्स, कितना बनने वाला है? फाई। तो आप चेक कर लें। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। ओके। पहले आपने B1 निकाल लिया है, क्योंकि जब आप प्राथमिक कुंडली में करंट I1 फ्लो करते हैं तो निश्चित रूप से कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र B के फॉर्म में स्थापित होगा। इसका परिमाण यहाँ लिखा हुआ है, B1 μ0 Ni अपॉन R होता है। तो μ0 N1 I1 अपॉन R1। μ0 क्या है यहाँ पे आप लिखेंगे, ये आपका निर्वात की चुंबकशीलता हो जाएगा। ओके। निर्वात की चुंबकशीलता, इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 4 पाई 10⁻⁷ के फॉर्म में। ओके। ये आपको दिखा देना है। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। ओके।
एंड दैट विल बी phi 2, दैट विल बी phi 2 कितना होगा, phi होता है b into a, तो b कौन सा b1 के फॉर्म में, a कौन सा a2 फॉर्म में। ओके, तो ये चीज आपको समझ लेनी है। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r1, 2r1। अब आपको phi 2 निकाल लेना है। phi 2 इक्वल टू b1 लिखा हुआ है, b1 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, म्यू नॉट एन i1 अपॉन 2r1 के फॉर्म में इंटू a2 का मतलब है सेकेंडरी कॉइल का क्षेत्रफल। ओके, a2 का मतलब है दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल, जो कि पाई r स्क्वायर मतलब पाई r2 स्क्वायर। क्योंकि प्राथमिक कुंडलिका में जो त्रिज्या है उसको r1 माना गया है और द्वितीय कुंडली में जो त्रिज्या है उसको r2 माना गया है। ओके, तो ये phi 2 देखिए बन गया है, इसको आप ऐसे लिख लें, phi 2 इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट एन i1, phi को पहले कर लें, ऐसे लिखें, दिस इज म्यू नॉट एन पाई i1 r2 स्क्वायर और नीचे है 2r1। तो एक बार फिर चेक करना है। देखिए आपने दो पॉइंट्स की बात की है, दोनों के बीच में हमें निकालना है अन्वयन प्रेरकत्व, और दोनों जो कुंडलियां हैं समतल हैं, समाक्षीय, मतलब दोनों का संख्या एक ही होगा। तो जाए एक की r1 एक की r2 माननी पड़ेगी। ओके, और जो उनके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पहले में n1 दूसरे में n2 हम लोग शो कर देते हैं। तो यदि आप प्राथमिक कुंडली में i1 करंट फ्लो करते हैं, ओके, तो ऐसा करने पे उसी कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो दिखा दिया गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r के फॉर्म में, 1 आप दिखा दीजिए, मतलब n1 i1 r1 के फॉर्म में। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबक क्षेत्रता, ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसका सीधा मतलब है कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स अर्थात phi उत्पन्न होगा। तो phi की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b into a के फॉर्म में। तो यहाँ पे b1 का मतलब प्राथमिक कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र बना है, और a2 का मतलब द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ देखिए b1 की वैल्यू यहाँ से पुट की गई है। ओके, एंड a2 विल बी द एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, दैट इज पाई r2 स्क्वायर। ओके, तो ऐसा करने में कुछ इस फॉर्म में आपका प्राप्त आता है phi 2। अब हमें यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है कि हमें निकालना है दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो चेक करें, यदि दोनों कुंडलियों के बीच चेक किया कि दोनों कुंडलियों के बीच का यदि अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व m से शुरू किया जाता है, तो एक फॉर्मूला जो आपको बताया गया है कि जो n2 phi 2 होता है वो इक्वल टू m i1। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ से आपको m की वैल्यू निकालनी है। m इक्वल टू दिस इज n2 phi 2 अपॉन i1। m इक्वल टू n2, पहले आप phi 2 का मान पुट कर दें यहाँ से। phi 2 का वैल्यू होगी म्यू नॉट n पाई i1 r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। कोई मान छूटने ना पाए। पहले phi 2 का मान कितना है, म्यू नॉट n, कौन सा n है, ये n1 है, ये n1 भी शो करते जाएंगे। ओके, तो म्यू नॉट n1 यहाँ से और n2 यहाँ से, n1 n2 क्या बचा है, पाई बचा है, पाई शो कर दिया, i1 है, i1 शो कर दिया। ओके, r2 स्क्वायर यहाँ पे आपने r2 स्क्वायर शो कर दिया है और अपॉन में है i1। ओके, तो ये भी है 2r1 इंटू 2r1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने phi 2 की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट, ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट।
आपने ले ली है, और यहाँ से जो है I1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो m की वैल्यू बन जाएगी m इक्वल टू म्यू नॉट पाई m1 m2, I2 का आएगा, बचेगा R2 का स्क्वायर और नीचे आएगा 2R1। ओके, तो ये जो फॉर्मूला निकल रहा है इनका, ये वास्तव में दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। ओके, और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है आगे ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व है, और ये डिपेंड करता है किस पे, N/N2 नंबर ऑफ टर्न्स। यदि आप चाहते हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच का जो m की वैल्यू है वो बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको दोनों कुंडलियों में तार के फेरे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तार के फेरों की संख्या बढ़ाने पर निश्चित रूप से जो m की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसके अलावा यदि आप दोनों कुंडलियों के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा इत्यादि डाल देते हैं, तो ऐसा करने पर भी निश्चित रूप से जो m की वैल्यू है वो बढ़ती है। ओके, कल भी चीज़ आपको बताई गई थी कि यदि आप दोनों कुंडलियों के बीच में कोई लौह चुंबकीय पदार्थ या लोहा या लोहे की छड़ स्थापित करते हैं, तो ऐसा करने पे दोनों कुंडलियों के बीच का जो m की वैल्यू है अर्थात अन्योन प्रेरकत्व वो बढ़ जाता है। ओके।